जनवरी 2026 इतिहास का एक बहुत काला पन्ना खुल गया। That Jeffrey Epstein's emails are file. I don't understand that. Epstein's wealth was so vast, the fact that he had this fleet of planes. 3 मिलियन पेजेस पब्लिक डोमेन में आते हैं। पूरी दुनिया नामों के पीछे भाग रही है। हम ढूंढ रहे हैं कि कौन सा लीडर, कौन सा साइंटिस्ट, कौन सा इंटेलेक्चुअल या फिर कौन सा एक्टर इसके अंदर था। लेकिन एक रैशनल माइंड के तौर पे मुझे नाम नहीं, पैटर्न दिखाई दे रहा है। हमें लगता है एप्स्टाइन राक्षस था, और हाँ वो था। लेकिन फिलोसोफर हन्ना आरेंट ने एक बात कही थी, द बिनैलिटी ऑफ एविल, यानी सबसे खतरनाक क्राइम वो लोग नहीं करते जिनके सिंग होते हैं, बल्कि वो लोग करते हैं जो सिंपल, एजुकेटेड और कल्चरल दिखाई देते हैं। इस लिस्ट में दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट और इंटेलेक्चुअल शामिल हैं। हाँ, वही लोग जिन्होंने मॉडर्न दुनिया की नींव रखी। आज हम इस केस को क्रिमिनल केस की तरह नहीं, बल्कि ह्यूमन साइकी की तरह समझेंगे। हम 3 गहरे सवालों का जवाब खोजेंगे जो कि शायद आपको अनकंफर्टेबल फील करा दे। पहला, इंटेलिजेंस वर्सेस मोरालिटी, क्यों दुनिया का सबसे तेज दिमाग एथिक्स में फेल हो गया। दूसरा, डिकोमोडिफिकेशन, जब इंसान को इंसान नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट समझता है तो समाज कहाँ जाता है। और तीसरा, द मिरर, क्या एप्स्टाइन सिर्फ एक इंडिविजुअल था या फिर एक आइडियोलॉजी जो अभी भी हजारों दिमाग या कह लो लाखों दिमाग में पनप रहे हैं। You killed the baby? Yes. You yourself? With Papa. Papa holding my hand. He helped me. Then he told me to cut the baby's head off. Then he forced me to. I couldn't. He held your so hands? He held my hand. Yes. Like what? Show me. So this is my hand on the knife. He put his big hand on, and he pushed my hand and then cut off the head. Like that. एप्स्टाइन सिर्फ एक अमीर इंसान नहीं था, वो एक ट्रांस ह्यूमनिस्ट था। उसका मानना था कि इंसानियत अभी अधूरी है और साइंस से इसको सुधारा जाना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एप्स्टाइन का एम था नस्ल सुधार। वो चाहता था कि उसकी न्यू मैक्सिको वाली रेंच एक लैबोरेटरी बने जहां वो अपने सुपीरियर डीएनए से ह्यूमैनिटी को बदल सके। अब सवाल उठता है कि स्टीफन हॉकिंस या फिर एलॉन मस्क जैसे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को वहां क्या चाहिए था। ऑब्वियसली उन्हें पैसा नहीं चाहिए था। एप्स्टाइन ने उनके सबसे कमजोर नस को दबाया। उसने उन्हें यह महसूस करवाया कि वो समाज के नियमों से ऊपर है। इसे साइकोलॉजी में हालो इफेक्ट कहते हैं, जहां हम मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी इंडिविजुअल अगर जो किसी एक फील्ड में या अपने फील्ड में जीनियस, जैसे फिजिक्स में जीनियस है, तो वो लाइफ के हर फील्ड में जीनियस ही होगा, या फिर वो लाइफ के हर फील्ड में एथिकल होगा। ये सभी वहां पर एप्स्टाइन का पास्ट जानते हुए भी उससे दोस्ती रखते थे और चुप रहते थे, क्योंकि उनके नजरों में वो लड़कियां इंसान नहीं थे, बल्कि वो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। यह कंपार्टमेंटलाइजेशन का सबसे खतरनाक रूप है, जहां एक हाथ ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझा रहा है, वहीं दूसरा हाथ मानवता का गला घोंट रहा है। अब हम उस माइंडसेट की तरफ बढ़ते हैं जो इस पूरे सिस्टम के फ्यूल थे। एप्स्टाइन के डायरीज में लड़कियों की पहचान छिपा दी गई थी। वहां गर्ल 1, गर्ल 2 जैसे नंबर्स थे। सोशियोलॉजिस्ट इसे कमोडिफिकेशन कहते हैं, जब किसी जिंदा इंसान को मार्केट में प्रोडक्ट की तरह देखा जा सके, उसे खरीदा जा सके, उसे बेचा जा सके, उसका यूज करके उसे फेंका जा सके। और आजकल नैरेटिव चल रहा है कि फेमिनिज्म की जरूरत नहीं है या यह समाज को तोड़ रहा है, लेकिन सोशियोलॉजिकली यहाँ पर एप्स्टाइन का केस एक वार्निंग है। यह दिखाता है कि पावर डायनेमिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। जब एक पावरफुल पर्सन के पास सारा फाइनेंशियल या फिर सोशल पावर होता है और दूसरी तरफ विक्टिम के पास सिर्फ बॉडी होता है, तो फिर यहाँ पर कंसेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहां सिर्फ ट्रांजैक्शन और दबदबा बचता है। हमें लगता है कि ये सिर्फ वेस्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन जरा अपने लैंग्वेज और अपने कल्चर पे नजर डालो। हर गालियों में हम माँ बहन क्यों लाते हैं? क्योंकि सबकॉन्शियसली हमें यही लगता है कि औरत उस घर की प्रॉपर्टी है, और अगर जो मुझे उसे डिस्ट्रॉय करना है तो उसके प्रॉपर्टी पर अटैक करो। बॉलीवुड से लेकर हमारे वर्क प्लेस तक ऑब्जेक्टिफिकेशन इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि हमें अब अजीब नहीं लगता। और एप्स्टाइन ने इस माइंडसेट को बस एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचाया। उसने साबित किया कि औरतों के पास अगर जो अपनी खुद की एजेंसी नहीं होगी तो पैट्रियार्की उसको हमेशा एक प्रोडक्ट की तरह देखेगी। अब हम वीडियो के सबसे डीप और सबसे कड़वे पार्ट में जा रहे हैं। हमने देखा कि एप्स्टाइन की विचारधारा थी माइट इज राइट। उसका मानना था कि मैं टॉप पर हूँ, मैं पावरफुल हूँ, तो मैं अपने से कमजोर लोगों को अपने हिसाब से यूज करूंगा। फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे ने इसे विल टू पावर कहा था। लेकिन जब यह विल अनबैलेंस हो जाती है तब क्राइम का जन्म होता है। अब जरा आईने में देखो, क्या हम एक स्पीसीज के रूप में दूसरे स्पीसीज पे यही सेम लॉजिक नहीं लगा रहे?
लेट मी एक्सप्लेन। इसे दो तरह से समझते हैं। एक, द इंडस्ट्रियल स्केल ऑफ एब्यूज। एप्स्टीन का सपना था मास ब्रीडिंग। हमने डेयरी में इसको एक साइंस बना दिया। हम गायों भैंसों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू प्रेग्नेंट करते हैं। क्यों नहीं इसे रेप ही बोल दे, क्योंकि यहाँ पर फोर्सफुली किया जाता है, कोई कंसेंट नहीं लिया जाता। फीलिंग्स के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। बच्चा पैदा होते ही उसको अलग कर दिया जाता है, क्योंकि दूध एक प्रोडक्ट है जो इंसानों को चाहिए और बच्चा एक बाय प्रोडक्ट जो किसी काम का नहीं। वो ना तो दूध देगा और ना ही किसी फैक्ट्री या फार्मिंग में अब यूज आता है। तो द लॉजिक इज आइडेंशियल। एप्स्टीन समझता था ये लड़कियां कमजोर है, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, और समाज समझता है कि ये जानवर कमजोर है, ये बोल नहीं सकते, ये अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते, ये किसी पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, ये FIR नहीं लिखवा सकते, कानून मेरे साथ है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। यहाँ फर्क सिर्फ विक्टिम का है, माइंडसेट वही है। यहाँ विक्टिम्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। हम लेदर पहनते हैं, हम हनी चुराते हैं, हम सिल्क पहनते हैं, हम बहुत सारे तरीके से जानवरों को बांध करके रखते हैं या फिर जू में बंद करके रखते हैं या शादियों वगैरह में घोड़े को टॉर्चर देते हैं, और इन सब को सर्वाइवल, कल्चर, फैशन और जरूरत का नाम देते हैं। बट एक्चुअली ये भी पावर का गलत यूज है। सच्चाई ये है कि हम मोरल नहीं, हम बस नीडी हैं। जिस दिन कानून हमें इंसानों पर हिंसा करने का छूट दे देगा, इतिहास गवाह है कि इंसान का ही दुश्मन बन जाएगा। इंसान जानवरों में अपना स्वार्थ देख रहा है, वो एप्स्टीन की तरह इंसानों में भी अपना स्वार्थ देखने लग जाएगा।